आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। रुख कर लेते हैं ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड में क्या हो रहा है? अभी जैसे कि हमने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए यूरोप को वार्निंग दे दी है और कहा है कि ग्रीनलैंड पर फोकस मत करो, यूक्रेन बचा लो। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के बयान ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी, खासकर यूरोपीय देशों में बेचैनी का माहौल हो गया। ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। इसी बीच अमेरिका ने ग्रीनलैंड में स्थित पिटरफिक अंतरिक्ष बेस पर उत्तरी अमेरिकी एयर स्पेस डिफेंस कमांड यानी कि NORAD नोरैड पर लड़ाकू विमान तैनात करने का फैसला कर लिया है। नोरैड ने बताया कि ग्रीनलैंड में अमेरिका की दीर्घकालिक योजनाबद्ध गतिविधियों को पूरा करने के लिए एयरक्राफ्ट की तैनाती की गई है। अमेरिका का दावा है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क से संपर्क करने के बाद ही एक्शन लिया गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का दावा तो फिर आप जानते हैं किस तरह का दावा तो कुछ भी कर सकते हैं। पहले पिटरफिक स्पेस बेस आप समझिए क्या है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का ये सैन्य ठिकाना और स्पेस ठिकाना भी है। पूरी दुनिया पर इससे हलचल रखता है। पुराना नाम है थुले एयरबेस। 2023 में पिटरफिक स्पेस बेस हुआ। लोकेशन है ग्रीनलैंड का उत्तर पश्चिम हिस्सा। पहला मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी कि दुनिया से कोई भी मिसाइल अमेरिका की तरफ जाएगा तो यहां से वो उनको अलर्ट कर सकते हैं। यानी कि रूस या किसी और देश से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहां से स्पेस सर्विलांस का काम भी चलता है। सैटेलाइट्स, स्पेस डेब्रिज और अन्य गतिविधियों पर नजर रहती है। नोरैड में ऑपरेशंस क्या क्या हैं? अमेरिका और कनाडा की एक संयुक्त रक्षा कमान है जिसे नोरैड के नाम से जाना जाता है। नोरैड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि नोरैड का एयरक्राफ्ट जल्द ही ग्रीनलैंड स्थित पिटरफिक स्पेस बेस पर पहुंच जाएगा। यह एयरक्राफ्ट ग्रीनलैंड में पहले से तैनात अमेरिका और कनाडा के एयरक्राफ्ट बेड़े में शामिल होगा। यह नोरैड की दीर्घकालिक योजनाबद्ध गतिविधियों का समर्थन करेगा। इससे अमेरिका और कनाडा के बीच रक्षा सहयोग में मजबूती आएगी। लेकिन सवाल यह है कि जिस कनाडा को अमेरिका अपना 51st स्टेट बता रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो बता रहे हैं, क्या कनाडा हेल्प करेगा ग्रीनलैंड को लेने में, डेनमार्क को लेने में, स्पेशली ग्रीनलैंड को, डेनमार्क को साइड करके? बता दें कि हाल ही के दिन में डेनमार्क की सेना ने भी ग्रीनलैंड पर मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज किया था। इस अभ्यास के लिए जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे, नीदरलैंड और फिनलैंड ने भी अपनी सेनाएं भेजी थीं। डेनमार्क ने अमेरिकी सेना को भी अभ्यास में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। डेनमार्क पहले से ग्रीनलैंड में करीब 200 सैनिक तैनात किए हुए हैं। इसके अलावा 14 सदस्यीय सीरियस डॉग स्लीज पेट्रोल भी वहां मौजूद है जो आर्कटिक इलाकों में गश्त करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि आने वाले दिनों में इन्हें जमीन, हवा और समुद्र के जरिए और मजबूत किया जाएगा। यह संख्या छोटी है, लेकिन यह राजनीतिक संदेश देने के लिए काफी है कि इस मामले को लेकर नेटो एकजुट है। डेनमार्क की अगुवाई में चल रहे ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस एक सैन्य अभ्यास है। इसका मकसद यह देखना है कि अगर भविष्य में ग्रीनलैंड में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती करनी पड़े तो उसके लिए क्या चीजें चाहिए होंगी, आवश्यकता क्या होगी। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस अभ्यास का फोकस आर्कटिक इलाके में सहयोगी देशों के बीच तालमेल और काम करने की क्षमता बढ़ाने पर है। आगे चलकर इसे भी बड़ा मिशन लाने की योजना है जिसे ऑपरेशन आर्कटिक सेंट्री कहा जा रहा है। ये एक नेटो मिशन होगा। इसका उद्देश्य ग्रीनलैंड और उसके आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ाना और किसी भी सैन्य खतरे का जवाब देना होगा। हालांकि ये मिशन तुरंत शुरू नहीं होगा, अभी इसके लिए पॉसिबिलिटीज तलाशी जा रही हैं। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के मुताबिक ऑपरेशन आर्कटिक सेंट्री को अभी शुरू होने में कई महीने का वक्त लग सकता है। यानी फिलहाल ग्रीनलैंड में कोई बड़ा नया सैन्य मिशन शुरू नहीं हुआ है, बल्कि उसकी तैयारी, उसकी प्लानिंग और उसकी कार्य योजना पर काम किया जा रहा है। अमेरिका और डेनमार्क के सैनिक कहां कहां तैनात है ग्रीनलैंड में, यह भी आप देख लीजिए। ग्रीनलैंड की कोई अपनी सेना नहीं है, जैसा कि आपको पता होगा। स्वायत्त क्षेत्र है, आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, महज 57,000 लोग रहते हैं और बहुत मुश्किल से जीवन यापन करते हैं। रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के हाथ में है। अमेरिकी सैनिक थुले एयरबेस पर यहां पहले ही मौजूद हैं। यहां तकरीबन 150 से 200 सैनिकों की तैनाती है। मिसाइल, चेतावनी और स्पेस मॉनिटरिंग सिस्टम अमेरिका लगा रखा है। अमेरिका का सबसे उत्तरी सैन्य अड्डा इसे माना जाता है। डेनिश सैनिक यहां पर मौजूद हैं जो जॉइंट आर्कटिक कमांड है। इसमें 150 से 200 सैन्य और सिविलियन कर्मी मौजूद हैं। इनकी भी जो कोशिश रहती है वो निगरानी, सर्च एंड रेस्क्यू
और इस इलाके की रक्षा करना। सीरियस डॉग स्लेज पेट्रोल मौजूद है जिसमें 12 से 14 सदस्य हैं। कुत्तों के स्लेज से यहां लंबी गश्त होती है। यानी कोई बहुत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर या इस इलाके की सुरक्षा के लिए कोई बहुत बड़ी सेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेनेजुएला पर सफल ऑपरेशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर है, यह साफ हो चुका है और इसको लेकर यूरोप इसके विरोध में खड़ा है। यानी यूरोप वो दीवार है जो ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच है, जिस पर ट्रंप ने अमेरिका का समर्थन न करने वाले देशों पर 1 फरवरी 2026 से 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप का कहना है कि 1 जून 2026 से टैरिफ बढ़ाकर 25% किया जा सकता है। यानी ग्रीनलैंड पर अमेरिका अब कब्जा करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यूक्रेन युद्ध की गर्माहट से तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका के रक्षा खर्च पर भी सवाल है, गठबंधन की मजबूती पर भी खतरा मंडरा रहा है। नेटो को पहले ही पैसा देने से ऐतराज करते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और अब वो कह रहे हैं कि नेटो में गैर जरूरी खर्च हो रहे हैं, इसमें अमेरिका का सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है। ग्रीनलैंड के विरोध में प्रदर्शन, संप्रभुता को चुनौती, नेटो का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दूरी का पैगाम। यानी कि जर्मनी ने जो बात कह दी है, इसके लिए ईयू एक खास कानूनी हथियार का इस्तेमाल कर रहा है जिसे अनौपचारिक तौर पर ट्रेड बाजूका कहते हैं। इसका मकसद उन देशों के खिलाफ कड़ा कदम उठाना है जो यूरोपीय देशों पर जबरन आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। यानी ईयू एंटी कॉर्पोरेटिव इंस्ट्रूमेंट लेकर आ रहा है। क्या है ये मामला, क्या है ये इंस्ट्रूमेंट? इसे दिसंबर 2021 में ही प्रस्तावित किया गया था। इसे 2023 नवंबर में एक्सेप्ट कर लिया गया और 27 दिसंबर 2023 से लागू भी कर दिया गया इसको यूरोपीय यूनियन में। मकसद क्या था? तीसरे देश की धमकी या पाबंदियों से ईयू और सदस्य देशों को नीति बदलने पर मजबूर होने से रोकना। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य यह था कि धमकाने वालों को डराना कि ईयू चुप नहीं बैठेगा, जवाबी कार्रवाई होगी, जरूरत पड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। ईयू का जवाबी कदम क्या हो सकता है अमेरिका पर? ईयू ने टैरिफ बढ़ाने की बात कह दी है, प्रतिबंध और कोटा लगाने की बात कह दी है, सिंगल मार्केट प्रवेश रोक सकता है ईयू, सेवाओं को रोक सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकार सीमित कर सकता है, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेस बंद कर सकता है, सरकारी खरीद में भागीदारी रोक सकता है, विदेशी निवेश को प्रतिबंधित कर सकता है, सीमित कर सकता है। यानी यूरोपीय यूनियन अब आर्थिक वार की तैयारी में। एक तरफ से अमेरिका जो है वो टैरिफ का वॉर कर रहा है, टैरिफ हथियार चला रहा है, तो यूरोपीय यूनियन भी अपने ऑप्शंस ढूंढ रहा है कि वो अमेरिका को किस तरह से जवाब दे सकता है, कूटनीतिक माध्यम से, द्विपक्षीय माध्यम से या फिर आर्थिक मोर्चे पर। इधर डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। डेनमार्क के आर्मी चीफ ने सेना की एक और टुकड़ी ग्रीनलैंड पहुंचा दी है। यह ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सेना भेजने की बात कही जा रही है। यूरोप और अमेरिका के बीच तीखी बयानबाजी के बीच डेनमार्क फोर्स की ग्रीनलैंड में तैनाती बढ़ रही है। बदलते घटनाक्रम से अमेरिका के ग्रीनलैंड पर सैन्य हमले और क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति को लेकर अंदेशा गहराता जा रहा है। रॉयल डेनिश आर्मी के चीफ पीटर बॉयसेन के एक साथ सैनिकों ने पश्चिम ग्रीनलैंड के एरिया में लैंड किया। ग्रीनलैंड के मुख्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट में डेनिश लड़ाकू सैनिकों की एक टुकड़ी उतरी। डेनमार्क ने बीते कुछ दिनों में इस आर्कटिक द्वीप पर अपनी मिलिट्री मौजूदगी बढ़ा दी है, लेकिन एक बात यह भी क्लियर है कि डेनमार्क कितना भी ताकतवर हो जाए वो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, या पूरा यूरोप भी अगर मिला दिया जाए तो भी वो सैन्य कैपेसिटी में अमेरिका का आज की तारीख में मुकाबला नहीं कर पाए। हो सकता है कि आने वाले 5, 10 साल, 15 साल में यूरोप आज की तारीख के बाद से अपनी सेना इतनी मजबूत करे कि वो अमेरिका का मुकाबला कर ले, लेकिन आज की तारीख में कोई मुकाबला नहीं। अब डेनमार्क की सेना कितनी ताकतवर है आप देख लीजिए। डेनमार्क की सेना ग्लोबल फायर पावर रैंक में दुनिया भर में 45वें स्थान पर आती है। कुल सैन्य ताकत जो है वो 85,000 सैनिकों की है। एक्टिव ड्यूटी पर, रिजर्व फोर्स पर, होमगार्ड पर आप देखें तो ये 3 मोर्चों पर बटी हुई है। खासियत क्या है कि साइज छोटा है लेकिन आधुनिक है। नेटो स्टैंडर्ड के हथियार है, ट्रेनिंग है,
हाईटेक नेवी है, एयरफोर्स पर फोकस रहता है। आर्कटिक और बाल्टिक रीजन में पकड़ मजबूत है, लेकिन ये सेना भी कितने दिन टिक पाएगी। अब थल सेना ले लीजिए, सीमित है लेकिन प्रोफेशनल ब्रिगेड है, तेजी से तैनाती में सक्षम है। एयरफोर्स में एडवांस्ड फाइटर जेट्स मौजूद हैं, एयर डिफेंस और नेटो मिशन में अहम भूमिका निभाते हैं। नेवी में मॉडर्न फ्रिगेट्स शामिल है, पेट्रोल शिप शामिल है, बाल्टिक सी और नॉर्थ अटलांटिक में एक्टिव हैं। संख्या कम है लेकिन अत्याधुनिक है। अकेले युद्ध नहीं कर सकते, हाँ गठबंधन में लड़ सकते हैं, यानी अगर पूरा नेटो उतरा तो फिर ये भी लड़ेंगे और किसी भी ताकत का मुकाबला करेंगे। ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक बयानबाजी के जवाब ने यूरोप में सीधे टक्कर का अब यूरोप ने मूड बना लिया है। डेनमार्क से लेकर जर्मनी तक नेटो सहयोगी देशों ने आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। गश्त, एयर सर्विलांस और संयुक्त अभ्यास तेज कर दिए गए हैं ताकि यह साफ संदेश जाए कि ग्रीनलैंड किसी एक की जिद पर नहीं बल्कि यूरोप की सामूहिक सुरक्षा का मुद्दा है। ट्रंप के दबाव के सामने झुकने के बजाय यूरोपीय देशों ने अब ताकत के साथ साथ रणनीतिक संतुलन का परिचय भी दिया है और अमेरिका को जवाब देने की तैयारी भी कर रहे हैं, चाहे वो टैरिफ के मामले पर हो या फिर ग्रीनलैंड के मैदान में जंगी मोर्चे पर ही क्यों ना।